स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस चैप्टर से संबंधित जो चीजें हम कर चुके हैं वो क्या क्या चीज कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि पुष्पी पादप कौन से पादप होते हैं। इसके अलावा हमने ये समझा कि लैंगिक जन्म क्या होता है। इसके अलावा हमने समझा था कि पौधों में पुष्पों का निर्माण किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ हमने समझ लिया है कि पुष्प की संरचना यानी कि पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको बताए गए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंम और जन। ये सब कुछ हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज के दौरान आज से हम जो करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म किस प्रकार से संपन्न होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को मैंने इस एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। यानी मैं आपको इस एक वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर में पढ़ने वाले जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को बताने वाला हूं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि इस एक वीडियो के अंतर्गत मैं इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म के लिए जो मुख्य संरचना पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुष्प। अब पुष्प में 2 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है नरजन्नांग, तो दूसरी तरफ होता है मादा जन्नांग। नरजन्नांग के रूप में पुष्प में जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं पुमंग, और मादा जन्नांग के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं जायांग। पुमंग की जो सिंगल यूनिट होती है उसे कहा जाता है पुंकेसर। वैसे ही जायांग की जो सिंगल यूनिट होती है उसे कहा जाता है स्त्रीकेसर या अंडक। नेक्स्ट, पुंकेसर की जो संरचना कुछ इस तरह की आपको बताई गई थी, कुछ इस तरीके से। अंडक की भी संरचना कुछ इस तरीके से आपको बताई गई, कुछ इस तरीके से। पुंकेसर के अंदर जो मेन संरचना होती है जिसका नाम आपको बताया गया था परागकोश, क्योंकि इसी के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। उसी तरीके से अंडक के अंदर जो मेन संरचना होती है वो अंडाशय के अंदर पाए जाने वाली गोलाकार संरचनाएं जिनका नाम होता है बीजांड, ये इनकी मेन संरचना है। नेक्स्ट देखिए, परागकोश और बीजांड के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। परागकोश और बीजांड के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। इसके अंदर भी बीजाणु जन ऊतक ही होता है, बस इसका एक नाम है जिसे बोला जाता है बीजांड काय। फिर से आगे देखिए, बीजाणुजन ऊतक और बीजांड काय, या इसका भी नाम यही है, बीजाणुजन ऊतक ही है, बस इसके लिए एक नाम दे दिया है बीजांड काय। बीजाणुजन ऊतक और बीजांड काय की जो कोशिकाएं बनी हुई हैं वो अधस्त्वचा कोशिकाओं की बनी हुई है, जिनकी प्रत्येक कोशिका को कहा जाता है, जिनकी प्रत्येक कोशिका को कहा जाता है अधस्त्वक की कोशिकाएं। अधस्त्वक कोशिकाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। आगे देखिए, अब यही अधस्तवक कोशिकाएं, देखो ध्यान से समझना कि परागकोश के अंदर जो ऊतक है, ऊतक की जो कोशिका है उनको बोला गया है अधस्त्वक की कोशिकाएं। वैसे ही बीजांड काय के अंदर जो कोशिकाएं उनको बोला गया है अधस्त्वक कोशिकाएं। अब यही कोशिकाएं अगर आकृति में बड़ी हो जाए, साथ ही साथ उनमें सघन जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाए, तो ऐसी कोशिकाओं को बोला जाता है प्रेपशु कोशिका। वैसे यहां प्रेपशु कोशिका। अब ध्यान से एक चीज समझना
कि परागकोश के अंदर तो बहुत सारे परागकण बनते हैं, इसलिए परागकोश के अंदर एक से ज्यादा प्रपशु कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन बीजांडकाय के अंदर केवल और केवल एक ही प्रपशु कोशिका पाई जाती है। अब जैसे जैसे मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगा, आज तो मैं केवल आरेख के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, तो जब मैं आपको करवाऊंगा तो बताऊंगा कि प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं पहले एक बार करती हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से दोनों कोशिकाएं जो होती हैं वो देखो क्या बनाती हैं, एक तो बनाती हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये दोनों ही बनाएंगी। नेक्स्ट दूसरी जो बनाती हैं वो है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। अब यहां से एक चीज समझना कि अगर ये पुंकेसर वाली संरचना चल रही है तो प्रपशु कोश का विभाजन करके बना रही है दो प्रकार की कोशिका, एक है प्राथमिक भित्ति कोशिका तो दूसरी बना रही है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो अगर ये पुंकेसर वाली बात है तो यहां लिखा जाएगा प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। अगर ये बात होती मादा वाले पार्ट की तो यहां बनने वाली जो दो कोशिकाएं होती, एक तो यही होती प्राथमिक भित्ति कोशिका, पर दूसरी कोशिका का नाम होता प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका। कुछ इस तरीके से इनके नाम होते। फिर उसके बाद ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है वो तो परागकोश के ऊपर आवरण बना लेती है, लेकिन अगर हम मादा वाले पार्ट की बात करें तो मादा वाले पार्ट में इसका कोई रोल नहीं होता है। आगे चल के यही प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका या गुरु बीजाणुजन कोशिका जो है वो आगे चल के एक विभाजन कर लेती है, जिस विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन से प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं वो तो बना लेती हैं लघु बीजाणु या इसी को कहा जाता है परागकण। और इधर अगर प्रपशु कोशिका मादा वाले पार्ट की तरफ है तो उसकी कोशिका को बोला गया प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका, जिसने अर्धसूत्री विभाजन करके जो बनाया उसका नाम है गुरु बीजाणु। क्लियर यहां तक टॉपिक? फिर आगे देखिए, जैसे कि ये एक लघु बीजाणु है। अब यही लघु बीजाणु जो है वो एक बार कर लेगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से एक ही कोशिका के अंदर दो कोशिकाएं हो जाएंगी, जिसमें ऊपर वाली जो कोशिका होगी उसे बोला जाता है कायिक कोशिका, और जो नीचे वाली कोशिका होती है उसे बोला जाता है जनन कोशिका। और इस दुकोष की अवस्था को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद। वैसे ही इधर जो गुरु बीजाणु होगा वो तीन बार मुक्त केंद्र की है, तीन बार मुक्त केंद्र की है कर लेगा समसूत्री विभाजन, और तीन बार मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाएगा जरा देखो। जैसे कि ये एक गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु एक बार समसूत्री विभाजन करेगा तो बना लेगा दो केंद्रक, फिर दोबारा करेगा तो बना लेगा चार केंद्रक, फिर आगे चल के तीसरी बार जब समसूत्री विभाजन करेगा तो टोटल केंद्रक बन जाएंगे 8, और ये आठों केंद्रक व्यवस्थित होंगे किस तरीके से जरा देखना। तीन केंद्रक जो चले गए ऊपर, तीन केंद्रक नीचे, और दो केंद्रक आ गए बीच में। तीनों केंद्रकों ने ऊपर वाले ने अपने ऊपर भित्ति बना ली है जिससे वो कोशिकाएं बन गई, नीचे वाले तीन केंद्रकों ने भी अपने ऊपर भित्ति बना ली जिससे वो भी कोशिकाएं बन गई, और इस तरीके से एक संरचना बनी है जो कि 7 कोश की है और 8 केंद्र की संरचना है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना बनी है, जिस संरचना का नाम है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। और इसी का एक दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। जिस तरीके से यहां बना नर युग्मकोद्भिद वैसे ही यहां बना है मादा युग्मकोद्भिद। अब जरा इसको और देखो, इसका जो नर युग्मकोद्भिद है और नर युग्मकोद्भिद में जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका पुनः एक बार और कर लेगी समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके जरा देखो क्या बनाएगी। कायिक कोशिका तो वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और इन्हीं दोनों कोशिकाओं को बोला जाता है नर युग्मक। यानी कि समसूत्री विभाजन से अब परागकण के अंदर किसका निर्माण हो गया है?
नर युग्मकों का निर्माण। उसी तरीके से आप इस वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। इस वाले पार्ट में ऊपर की जो 3 कोशिका हैं, इन तीनों कोशिकाओं का समूह जो कहा जाता है उसे कहा जाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, अंड समुच्चय की जो बीच वाली जो कोशिका होती है उसे ही बोला जाता है मादा युग्मक। तो आप देख सकते हैं कि एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, लेकिन एक भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर केवल एक ही मादा युग्मक होता है। इसके बगल की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिकाएं। नीचे की जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनको बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। साथ ही साथ बीच में जो 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कोशिका कहलाती है, ये कोशिका कहलाती है ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीज समझ ली है, एक बार पुनः आप देख लीजिए। देखो बेटा, हम कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिकजन। पुष्पी पादपों में लैंगिकजन के लिए जो मेन संरचना पाई जाती है उसका नाम है पुष्प। पुष्प में एक होता है नरजन्नांग और एक होता है मादा जन्नांग। नरजन्नांग जिसे कहा जाता है पुमंग, मादा जन्नांग जिसे कहा जाता है जायांग। पुमंग की सिंगल यूनिट होती है पुंकेसर और जायांग की सिंगल यूनिट होती है अंडक या स्त्रीकेसर भी हम बोल सकते हैं। पुंकेसर की जो मेन इकाई होती है उसका नाम है परागकोश। वैसे ही अंडक में जो मेन संरचना होती है उसका नाम होता है बीजांड। इन परागकोश और बीजांड के अंदर कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है उसको हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। इसका नाम भी बीजाणुजन ऊतक ही है, बस इसका एक दूसरा नाम है बीजांड का। इन दोनों ऊतकों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं को बोला जाता है अधःस्तबक कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल। अब बीजाणुजन ऊतक की वो अधःस्तबक कोशिकाएं जो आकार में बड़ी हो जाती हैं, साथ ही साथ उनमें सघन जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाता है, उनको कहा जाता है प्रपशु कोशिका। अब यही प्रपशु कोशिका एक बार कर लेती है समसूत्री विभाजन। तो अगर ये नर वाली पार्ट चल रही है तो प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करके एक तो बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनाती है प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। वैसे ही अगर ये मादा वाला पार्ट है तो प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करके एक तो यही बनाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनाती है प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका। अब इनमें से प्राथमिक लघु बीजाणुजन और प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है, जिससे एक तरफ तो बनता है लघु बीजाणु जिसे दूसरा नाम बोला जाता है परागकण, तो दूसरी तरफ बनता है गुरु बीजाणु। फिर देखिए ये लघु बीजाणु 2 बार समसूत्री विभाजन करेगा जिससे एक परिपक्व परागकण का निर्माण होगा। पहली बार जब समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे दुकोष की अवस्था बनी जिसको कहा गया है नर युग्मकोद्भिद, और जब दूसरी बार समसूत्री विभाजन हुआ तो केवल जनन कोशिका में हुआ और इससे 2 नर युग्मकों का क्या हो गया निर्माण। यानी एक परिपक्व परागकण में एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से नर युग्मक का निर्माण हुआ। वैसे ही मादा में जब गुरु बीजाणु का निर्माण होता है तो गुरु बीजाणु 3 बार मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन करता है जिससे एक 7 कोश की है और 8 केंद्र की संरचना बनती है जिसे कहा जाता है भ्रूण कोश या उसका दूसरा नाम है मादा युग्मकोद्भिद। इस भ्रूण कोश के अंदर कुछ संरचनाएं देखो। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं हैं इन 3 कोशिकाओं का समूह बताया जाता है अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय के मध्य वाली जो कोशिका होती है उसे कहा जाता है मादा युग्मक। बीच की जो बगल की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। बीच में जो बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है उसे कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका और नीचे की जो 3 कोशिकाएं उन कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब देखिए जरा यहां पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है युग्मकोद्भिद यहां और एक वर्ड लिखा हुआ है यहां। अब ये युग्मकोद्भिद शब्द क्या है? आपने 11th में 3rd नंबर का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम, और इस चैप्टर के अंदर आपने 5 तरह के पादपों के बारे में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जब ये चैप्टर आपने पढ़े होंगे तो उनका जीवन चक्र भी आपने पढ़ा होगा। अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो हम भी कभी ना कभी शायद हो सकता है 2-4 दिन में हम 11th क्लास स्टार्ट कर दें, तब भी हम इन चैप्टर को करवाएंगे, तब आप देख सकते हैं। पर अभी के लिए आप कुछ चीजें समझो। जब 11th का 3rd नंबर का चैप्टर आप करोगे तो वहां देखोगे कि प्रत्येक पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था आती है जिसे कहते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। अब बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो होती है दुगुणित यानी कि डिप्लॉइड,
और ये बीजाणु अवस्था जो होती है यही अवस्था करती है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनाती है बीजाणु। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, यहां हमने बनाए थे, ये देखो जरा, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, और ये जो बनाए ये किसने बनाए कि पुष्प में पाए जाने वाले जो भाग हैं उन्होंने बनाए। तो इसका मतलब है आवृत बीजी पौधे या पुष्पी पौधों की जो मेन प्लांट बॉडी है उस मेन प्लांट बॉडी को बोला जाता है बीजाणुद्भिद, क्योंकि यही जो बीजाणुयुक्त पौधा है उसी ने किया है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके दो तरह के बीजाणु बना सकता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। क्लियर। अब जब ये बीजाणु बनता है तो बीजाणु रह जाता है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। तो जैसे ही पौधों में हैप्लॉइड अवस्था आती है तो उसी टाइम पर पौधों के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था आ जाती है जिसका नाम है युग्मकोद्भिद। और ये युग्मकोद्भिद अब आगे चल के समसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मकों का निर्माण करता है। तो यहां आपको क्या समझाया गया है कि बीजाणु जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनाते हैं, और जो युग्मकोद्भिद होते हैं वो समसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हो अर्धसूत्री विभाजन इन्होंने किया है, तो इसका मतलब है ये बीजाणुभिद है। अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बने, तो इसका मतलब यहां से अवस्था कौन सी शुरू हो गई, अगुणित अवस्था शुरू हो गई। और जहां से अगुणित अवस्था शुरू हुई वहीं से कौन सी अवस्था शुरू हो गई है, युग्मकोद्भिद। और जहां से युग्मकोद्भिद अवस्था शुरू हुई तो जब तुम देख सकते हो इन्होंने ही समसूत्री विभाजन करके, देखो यहां बना है नर युग्मक, वैसे ही यहां देखो जरा गुरु बीजाणु ने भी समसूत्री विभाजन किया और इसके अंदर भी बना है मादा युग्मक। तो ये आपके 3rd नंबर के चैप्टर का एक टॉपिक था जो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब आगे अपना देखिए, नेक्स्ट आगे देखो। अब क्या होगा कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक पुष्प, एक पौधा है, एक पौधे में पुष्प लगा हुआ है जो कि एक लिंगी है। एक तरफ जो लगा हुआ है उसमें केवल और केवल पुंकेसर है, और दूसरी तरफ इसी के जाति का कोई दूसरा पौधा है जिसमें लगा हुआ है स्त्री केसर या अंडम यानी मादा वाला पार्ट। तो इस पुंकेसर के अंदर तो नरयुग्मक का निर्माण यानी परागकण बन जाएंगे, और इधर की बात करें तो इसके अंदर बन जाएंगे आपके भ्रूण कोष। तो जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद एक प्रक्रिया होगी जिसका नाम है युग्मकों का स्थानांतरण, और पादपों में युग्मकों के स्थानांतरण को बोला जाता है परागण की क्रिया। आपने शायद पढ़े भी हो 10th या 11th क्लास स्वयं परागण और परपरागण। तो ये परागकों से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही कहलाता है परागण। तो अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम क्या है, तो अगला टॉपिक ये है कि अब होगा युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। और इस युग्मकों के स्थानांतरण को इसमें बोला गया है परागण क्रिया, जो कि 2 प्रकार का होता है, स्वयं परागण और परपरागण। तो जब परागण की क्रिया हो जाएगी तब जरा देखिए क्या होगा। जब परागण की क्रिया हो जाएगी तो परागण की क्रिया के बाद एक परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक आ जाएगा, जिसमें एक कायिक कोशिका और 2 होते हैं नर युग्मक। और इस अंडाशय के अंदर, जो कि हम वहां आपको संरचना करवा चुके हैं, एक पाया जाता है बीजांड, और इसी बीजांड के अंदर एक संरचना बनती है जिसका नाम है भ्रूण कोश, जो कि 7 कोश के एवं 8 केंद्र की संरचना होती है। इस तरीके से बनती है। तो जब परागकण आ जाएगा तो परागकण अब बनाएगा एक पराग नलिका, और पराग नलिका के माध्यम से ये दोनों नर युग्मक इसके अंदर जाएंगे, और जाने के बाद ये भ्रूण कोश में पाए जाने वाले मादा युग्मक के साथ निषेचन करेंगे। तो जरा देखिए निषेचन किस प्रकार से होगा। जब ये पराग नलिका बन जाएगी, दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर चले जाएंगे। तो देखिए जरा, एक नर युग्मक, क्योंकि परागकण के अंदर 2 नर युग्मक हैं, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ निषेचन करके बना लेता है युग्मनज, और जैसे ही युग्मनज बनता है अवस्था फिर से शुरू हो जाती है दुगुण, यानी कि यहां से पुनः अवस्था शुरू हो गई है बीजाणुभिद। अब देखिए परागकण के अंदर दूसरा नर युग्मक और होता है नर युग्मक। साथ ही साथ आप देखिए इस भ्रूण कोश के अंदर एक बड़ी कोशिका जिसका नाम है ध्रुवीय कोशिका। अब ये दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ निषेचन कर लेगा,
जिसके अंदर दो नरयुग्मक जिसके अंदर दो केंद्रक है, नरयुग्मक में अगुणित केंद्रक है, और ये दोनों भी कर लेंगे निषेचन, और निषेचन से एक संरचना बनेगी जिसका नाम है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो देखो जरा कि आवृतबीजी पौधों में दो प्रकार का निषेचन हुआ है। एक निषेचन नरयुग्मक और मादा युग्मक के बीच हुआ है और इस निषेचन को बोला जाता है युग्मक संलयन, और इस संलयन के द्वारा बनी है संरचना युग्मनज। और दूसरा निषेचन हुआ है कि एक नर में जो बचा हुआ था उसने ध्रुवीय कोशिका के दो अगुणित केंद्रकों के साथ निषेचन करके एक संरचना बनाई जिसका नाम है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, और इस निषेचन का नाम है त्रिक संलयन। अब चूंकि आवृतबीजी पौधों में दो प्रकार का संलयन हो रहा है, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इसलिए आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे ही पौधों में युग्मनज और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है वो लगातार करेगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से बना लेगा एक परिपक्व भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष भोजन होगा किसका? इस युग्मनज का, क्योंकि यही युग्मनज अब लगातार इस भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर करके समसूत्री विभाजनों से एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण कर लेगा, और इस तरीके से पौधों में भ्रूण का निर्माण होता है। और यही वो भ्रूण है जो नया पौधा बनाने की ताकत रखता है। जैसा कि चैप्टर के नाम में भी है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और जनन का मीनिंग क्या है? जनन का मीनिंग था जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। तो तुम देख सकते हो कि एक पौधे में किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हुआ। तो कल को अगर ये भ्रूण नया पौधा बनाता है तो अपने मातृ पौधे या पितृ पौधे के समान ही होगा। तो जैसे ही भ्रूण और भ्रूणपोष बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इस अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजांड, इस बीजांड से बन जाता है बीज, और जो ये संरचना पाई जाती है फूली संरचना जिसका नाम है अंडाशय, इस अंडाशय से बन जाता है फल। इस तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको आज एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। कल से जब मैं न्यू वीडियो आपको डालूंगा तो हर एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को हम स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उन सब को कवर कर डाला है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब लास्ट जब इसको मैं बोर्ड को मिटाऊं तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आवृतबीजी पौधों में जो पूरा लैंगिक जनन होता है वो 3 पदों में संपन्न होता है। निषेचन से पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात। निषेचन से पूर्व में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? निषेचन से पूर्व में एक तो घटना होती है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, और दूसरी होती है युग्मकों का स्थानांतरण यानी परागण क्रिया। तो आवृतबीजी पौधों में 3 पदों में निषेचन की क्रिया पूरी होती है। निषेचन से पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात। निषेचन से पूर्व में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है, यानी यहाँ परागकण बनते हैं तो यहाँ बनता है भ्रूण कोश। दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण यानी कि परागण की क्रिया होती है। तो ये तो होता है निषेचन से पूर्व में। दूसरा टॉपिक आता है निषेचन, और निषेचन में यहाँ 2 तरह के निषेचन होते हैं, एक होता है युग्मक संलयन तो दूसरा होता है त्रिक संलयन, जिसके द्वारा युग्मनज और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। और तीसरा टॉपिक आता है निषेचन पश्च, और इस निषेचन पश्च में युग्मनज से भ्रूण और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है भ्रूणपोष। साथ ही साथ इस बीजांड से बनता है बीज और अंडाशय से बनता है फल। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक कवर करोगे। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो और कॉपी में इसको लिख लेते हो तो कल से जब मैं नए टॉपिक आपके शुरू करूंगा, इन्हीं टॉपिकों को जब शुरू करूंगा तो आप देख पाओगे कि हम एक एक करके इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जब मैं लास्ट आपको ये बीज का निर्माण और फल का निर्माण करा दूंगा तो उसके बाद 2 टॉपिक और होंगे, और वो 2 टॉपिक क्या हैं? एक टॉपिक तो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है असंग जनन, और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुभ्रूणता। और इस तरीके से आपका चैप्टर ये क्लोज होगा। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर किया है।
प्लीज आप इस वीडियो को एक बार या दो बार जरूर देखें ताकि आप इसे समझ सकें। उसके बाद जब कल से मैं एक एक टॉपिक को करवाने लगूंगा तो तुम देखना सारे टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि पहले से किसी ने ये समझा दिए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आज की क्लास करते हैं हम खत्म। थैंक यू।